सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, चित्र में समकोण त्रिभुज ONP में साइन थीटा इक्वल्स लंब ON अपान कर्ण OP। चूंकि साइन थीटा कोणीय विस्थापन है और कोणीय विस्थापन होता है कोणीय वेग गुणे समय अंतराल। थीटा के स्थान पर ओमेगा टी इक्वल्स ON कर्ण का माध्य स्थिति से विस्थापन माना गया है y और OP निर्देश वृत्त की त्रिज्या है a, इसलिए y इक्वल्स हुआ a साइन ओमेगा टी, जिसमें y कर्ण का समय t पर विस्थापन, ये एम्पलीट्यूड कर्ण का आयाम सरल आवर्त गति में, ओमेगा कोणीय वेग और t समय अंतराल। ये जो विस्थापन y का मान है, एम्पलीट्यूड आयाम तो कांस्टेंट रहेगा, ये ओमेगा कोणीय वेग भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन समय के अनुसार t के अनुसार विस्थापन का मान चेंज होता रहेगा। ये t समय जब पूरा एक आवर्त पूरा होगा, आवर्तकाल के चौथाई पर, आवर्तकाल के आधे पर, आवर्तकाल के 3/4 पर ये y के मान भिन्न भिन्न होते रहेंगे। अब इसको भी ध्यान देना है, समय t इक्वल टू 0 मतलब प्रारंभ में, समय t इक्वल टू 0 अर्थात तो प्रारंभ में देखा जाए कि कर्ण कहाँ था, n की गति क्या थी, विस्थापन क्या था, तो ध्यान देना है। t इक्वल टू 0 अर्थात प्रारंभ में y इक्वल 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 अर्थात ओमेगा t इक्वल टू 0 अर्थात ओमेगा इंटू टी इक्वल टू 0, साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए विस्थापन का मान होगा 0, जैसा कि चित्र में ध्यान दिया जाए। जब कर्ण बिंदु A पर रहेगा तो प्रारंभ स्थिति रहेगी थीटा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ समय t है 0, कोई विस्थापन 0 होगा, तो n जो है O पर ही रहेगा। जैसे ही कर्ण A से चलकर P पर पहुंचेगा, n का विस्थापन O से y, फिर P से चलकर जब B पर पहुंचेगा तो n आ जाएगा B पर, और वह पूरा अधिकतम विस्थापन होगा माध्य स्थिति के A। तो समय अब यहाँ A से चलकर जब B पर आएगा तो पूरा एक आवर्तकाल का चौथाई लेगा, T/4 टाइम लेगा। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपान कैपिटल T, मतलब पूरा एक चक्कर में कोणीय विस्थापन 2 पाई रेडियन अर्थात 360 डिग्री और T है टाइम पीरियड आवर्तकाल है। अब इस समीकरण में ओमेगा की जगह पर यदि रखा जाए, y इक्वल्स होगा a साइन ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू स्मॉल t। एक यह भी समीकरण होगा। इस समीकरण के अनुसार जो स्मॉल t है समय है, क्षण है, इसका मान हमेशा चेंज होता रहेगा। यदि समय t 0 करेंगे प्रारंभ स्थिति, साइन का पूरा एंगल 0 होगा, साइन का पूरा एंगल 0 अर्थात ये y का भी मान 0 हो जाएगा। अब कर्ण जब A से चलकर B पर पहुंचेगा तो 1/4 समय लेगा पूरे आवर्तकाल का, तो स्मॉल t की वैल्यू जब T/4 रखेंगे तो y इक्वल्स होगा a साइन ओमेगा के स्थान पर कोणीय विस्थापन 2 पाई अपान टाइम पीरियड कैपिटल T इंटू स्मॉल t। स्मॉल t की जगह पर मान होगा T/4, t से t कैंसिल और ये 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, या y इक्वल्स हुआ a साइन π/2 और π/2 अर्थात 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन में 1 होता है। y इक्वल्स हुआ a प्लस a होगा, मतलब माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन होगा, जितनी त्रिज्या होगी उतना उसका अधिकतम विस्थापन होगा। अब कर्ण जब B से चलकर C पर पहुंचेगा तो पूरा एक अर्ध चक्र, मतलब ये आधा चक्र पूरा करेगा। आधा चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम T/2 से दिखाएंगे। स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T/4, और कैपिटल T/4 स्मॉल t की जगह पर ही मान रखेंगे। यहाँ स्मॉल t की जगह पर जब T/4 करेंगे तो t से t कैंसिल और ये 2 से 2 भी कैंसिल, केवल साइन पाई और साइन पाई रेडियन, मतलब 180 अंश में मान पुनः 0 हो जाता है। इसलिए समय t बराबर T/2 पर y इक्वल्स टू a भी होगा 0। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये विस्थापन y का मान समय के अनुसार चेंज हो रहा है।
समय t बराबर 0 पर विस्थापन 0, फिर t/4 पर विस्थापन मैक्सिमम हुआ, t/2 पर विस्थापन फिर 0 हुआ, फिर इसके आगे जैसे ही कण पहुंचेगा आवर्त काल का 3/4 3t/4 लेंगे यहाँ, और 3t/4 रखेंगे साइन 270 अंश आएगा, साइन 270 अंश का मान -1 होगा, इसलिए विस्थापन जो होगा विपरीत दिशा में, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में, फिर अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा वो। फिर जब पूरा एक चक्र लगाएगा वही स्मॉल टी का मान कैपिटल टी रखेंगे, तो कैपिटल टी रखेंगे, टी से टी कैंसिल, 2 पाई रेडियन, 360 साइन में वो भी 0 हो जाता है, तो वहां भी वो विस्थापन वाई का मान 0 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न समय अंतरालों पर विस्थापन का मान 0 से लेकर +a, फिर -a, फिर 0, फिर +a, फिर -a, मतलब एक आवर्त रूप में, एक आवर्त के रूप में विस्थापन का मान 0 +a, फिर 0, फिर -a, इस तरह से एक आवर्त बन जाता है। बारंबार उस विस्थापन की पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब समय जो है जैसे जैसे समय बदलेगा तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः उसी परिमाण और उसी दिशा में उस विस्थापन की बारंबार पुनरावृत्ति होती रहती है। यह इसके कारण होता है क्योंकि इसमें जो बल लगता है, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा विस्थापन के विपरीत ही होता है। अब इसके बाद विस्थापन के बाद देखेंगे विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। सरल आवर्त गति में समय विस्थापन ग्राफ, सरल आवर्त गति में समय और विस्थापन के बीच ग्राफ, उसके बाद देखेंगे सरल आवर्त गति में वेग, फिर वेग और समय के बीच ग्राफ देखेंगे, फिर त्वरण देखेंगे, त्वरण और समय के बीच भी ग्राफ दिखाएंगे, एनर्जी देखेंगे, उसमें भी एनर्जी का भी समीकरण देंगे, ग्राफ खींचेंगे। अभी बताया गया कि सरल आवर्त गति में जो विस्थापन समीकरण होता है y होता है, सरल आवर्त गति में ग्राफ खींचना है विस्थापन समय के बीच, मतलब समय विस्थापन ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ। तो समय विस्थापन ग्राफ में ध्यान देना है, समीकरण सरल आवर्त गति का समीकरण, सरल आवर्त गति का समीकरण अभी बताया गया, y होता है ये साइन ओमेगा इंटू टी, चूंकि ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा = 2π/t होता है, इसलिए y होता है ये साइन ओमेगा की जगह 2π/T इंटू स्मॉल टी। अभी हम बता रहे थे कि समय t पर ही विस्थापन निर्भर करता है, तो समय t पर विस्थापन समय t का मान जब रखेंगे अलग अलग, विस्थापन y का मान अपने आप आता जाएगा, ध्यान देंगे। प्रारंभ के लिए अभी बताया गया कि समय t बराबर 0 पर विस्थापन 0, समय t/4 पर विस्थापन का मान a आया था, फिर t/2 पर विस्थापन पुनः 0, t/4 पर निकाला गया था y का मान -1, और t जो है पूरा एक आवर्त पर पुनः 0। यदि हम t का मान बढ़ाते चले जाएं, t/4 जोड़ते चले जाएं, समय में t/4 जोड़ते चले जाएं, इसको भी थोड़ा बंद कर दीजिए। समय में t/4 जोड़ते चले जाएं, तो t/4 इसमें t/4 जोड़ेंगे तो 5t/4, फिर इसमें t/4 जोड़ेंगे 3t/2, फिर 7t/4, और 7/4 के बाद 2t, पूरा दूसरा चक्र पूरा होगा, तो 5t/4, 3t/2, 7t/4 और 2t पर देखा जाए तो इस पर भी आ जाएगा। अब 0 है, उसके बाद फिर +1, फिर इसके बाद आएगा 0, फिर इसमें -1, फिर 0 हो जाएगा, दूसरा और पूरा होगा, तब भी विस्थापन y का मान 0। और ग्राफ खींचना है तो ग्राफ में ध्यान देना है, दो चीजें यहाँ, एक x अक्ष के लिए हम t को समय को मान लेंगे, y अक्ष पर विस्थापन को दिखाएंगे पैमाने के अनुसार। पैमाने में मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर t/4 सेकेंड। तो मूल बिंदु से जो अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसके आगे जब 1 सेंटीमीटर दूरी पर आएंगे तो t/4 मतलब एक आवर्त काल के चौथाई समय को
उसके बाद 1 सेंटीमीटर पर और हम देखेंगे तो ये t/2, फिर ये 3t/4। इस तरह से हम x पर समय को दिखाएंगे t। फिर यहाँ 5t/4 और यहाँ होगा 3t/2 और फिर यहाँ 7t/4 और यहाँ हो जाएगा 2t। दूसरा और यहाँ समय है x पर समय स्मॉल t और y पर दिखाएंगे विस्थापन y पर प्लस ये अधिकतम ऊपर फिर माइनस से मैक्सिमम नीचे की ओर और माध्य स्थिति में कर तो 0। ये विस्थापन है y पर, विस्थापन ध्यान देना। अभी इसमें देख रहे थे कि 0 फिर t/4 पर प्लस का मतलब ऊपर और t/2 पर पुनः 0, फिर यहाँ नीचे फिर ये 0, फिर ऊपर फिर ये 0, फिर यहाँ नीचे फिर ये 0 हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को मिलाता हुआ जब वक्र खींचेंगे तो यह वक्र बताएगा सरल आवर्त गति में समय विस्थापन वक्र बताएगा। ये है समय विस्थापन ग्राफ, समय विस्थापन, यह है ग्राफ समय विस्थापन ग्राफ। इसमें अभी हम बता रहे थे के अधिकतम विस्थापन को आयाम, मैक्सिमम विस्थापन होगा आयाम, फिर माध्य स्थिति से दूसरी ओर अधिकतम वो भी आयाम। आयाम का मतलब माध्य स्थिति के किसी कोण के अधिकतम विस्थापन को आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसके बाद समय विस्थापन ग्राफ के बाद समय और विस्थापन के बीच समीकरण, समय विस्थापन ग्राफ, समय विस्थापन समीकरण से ही एक वैकल्पिक विधि है, उसके द्वारा हम 1-2 लाइन में ही वेग सिद्ध कर देंगे और दूसरा है फिगर द्वारा व्याख्या करेंगे सरल आवर्त गति में वेग की। तो वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान देना इसके बारे में। सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में वेग, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, इसमें मान लेंगे माना कि कोई कण ये त्रिज्या वाले निर्देश वृत्त की परिधि पर चल रहा है, तो उस कण से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब सरल आवर्त गति कर रहा था। मान लिया जाए कि ये वृत्त का केंद्र है, वो कण प्रारंभ में बिंदु P पर था, कुछ समय बाद इस मान से मतलब कुछ समय बाद वह कण P से चलकर बिंदु A पर आ गया, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। इस तरह से बिंदु निर्देश वृत्त जिसकी त्रिज्या A माना गया था उसमें चल रहा था। तो सरल आवर्त गति में जो वेग होता है उसका समीकरण देखेंगे। वेग का मतलब जब कोई कण एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बारंबार दोहराता है तो उसकी गति तो आवर्त गति होती है, लेकिन बात है सरल आवर्त गति में वेग के लिए सूत्र समीकरण सिद्ध करना। अब समय t पर माना गया था थीटा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग माना गया था कण का ओमेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और यहाँ मान लिया जाए कि कण का कुछ वेग होगा, तो बिंदु ए पर कण के वेग को, वेलोसिटी को हम बिंदु ए पर कण के वेग को v से दिखा रहे हैं। तो चूंकि सरल आवर्त गति जो था n की गति सरल आवर्त थी, न कि कण की गति सरल आवर्त थी। कण तो एक निर्देश वृत्त की परिधि पर चल रहा था, उस कण से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब n की गति सरल आवर्त थी। तो इस वेग को 2 घटकों में हम वियोजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर योग का अपोजिट होता है वेक्टर का वियोजन। इस वेक्टर को वेग चूंकि वेक्टर है, अब इसको 2 घटकों में वियोजित करेंगे, तो एक होगा x अक्ष और एक होगा y अक्ष। तो ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। तो इसका वेक्टर जैसे थीटा यह एंगल है, यह एंगल भी थीटा होगा, चूंकि यह स्पर्श देखिए वेग है v, तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सीधे लंबवत होती है। 90 डिग्री का एंगल है, थीटा इक्वल टू है ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ये 2 समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एंगल चूंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा, इसलिए इसको भी हम थीटा इक्वल ओमेगा टी मानेंगे।
अब जिस वेक्टर को वियोजित करना होता है उस वेक्टर के भाग से, हेड से सम्मुख शीर्षों पर लंब, मतलब उसके हेड से सम्मुख अक्षों पर लंब डालते हैं। तो जब लंब डालेंगे एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री। वेक्टर का जो परिमाण है और दिशा, दो चीज होता है वेक्टर में। तो वेक्टर के हेड से सम्मुख अक्षों पर लंब डालेंगे 90 डिग्री, और चूंकि ये थीटा है ओमेगा टी, तो थीटा के लिए तो बेस होगा, आधार होगा, और ये 90 डिग्री के ठीक सामने वेक्टर v जिसका परिमाण v माना गया ये कण होगा। तो आधार और कण की बात है तो इसमें हम मतलब v का यह जो होगा y अक्ष के अनुदिश वियोजित भाग वह होगा v cos थीटा। अब आते हैं इस वेक्टर के हेड से जो x अक्ष है उस पर हम लंब डालना चाहते हैं। उस पर जब लंब डालेंगे तो एक समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है। ये ओमेगा टी है तो यह ओमेगा टी होगा, यह एंगल ओमेगा इंटू टी। ओमेगा टी के ठीक सामने x अक्ष ये होगा लंब, और लंब की बात आएगी तो इसमें हो जाएगा साइन। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों घटकों में कौन सा घटक n के अनुदिश है, n की दिशा में है। चूंकि हम देख रहे हैं कि v sin थीटा n के अनुदिश नहीं है, n ऊपर चल रहा है तो उसकी दिशा में ये v cos थीटा है, और n का वेग ही सरलावर्त गति में वेग है। तो इसलिए हम n मतलब ये n की जो गति हम देख रहे हैं, n की गति ऊपर की ओर, मतलब ये v cos थीटा लेंगे। सरलावर्त गति में वेग मतलब ये n की जो गति होगी, ये n जो चल रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, उसके अनुदिश है v cos थीटा। तो ये n की गति सरलावर्त गति मतलब ये n की गति v cos थीटा के अनुदिश है, के अनुदिश है। अतः सरल आवर्त गति में जो वेग होगा, सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में वेग को u से दिखाएंगे। u इक्वल्स टू हुआ v cos थीटा। चूंकि जान रहे हैं कि स्पर्श रेखीय जो वेग होता है और ये कोणीय वेग होता है, तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन होता है, संबंध होता है v इक्वल टू a इंटू ओमेगा। ये पाठ्यक्रम में बताया गया होगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध कराया गया होगा v इक्वल टू a ओमेगा। इसलिए हम ये v की जगह पर a इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, u इक्वल a ओमेगा। और चूंकि ये थीटा है, कोणीय विस्थापन बताया गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि ये काश जो दिखाई दे रहा है ओमेगा टी, इसको साइन में कैसे ले जाएंगे। तो इसमें सर्व समीकरण एक लगाएंगे। जैसे ये होता है काश स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसके जगह पर हम लिखना चाहेंगे तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब काश स्क्वायर ओमेगा टी इसका मान भी रख सकते हैं काश ओमेगा टी। तो काश के जगह पर जैसे हम साइन काश है यहाँ, तो काश इस ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि हमें विस्थापन समीकरण के पदों में u को देना है। अब इसमें चित्र से ध्यान देना है, काश ओमेगा टी की जगह पर तो ये हम लिख सकते हैं। तो सरल आवर्त गति में वेग u इक्वल टू a ओमेगा, काश ओमेगा टी की जगह पर अंडर रूट हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चूंकि हम बताया है कि ये साइन ओमेगा टी मतलब चूंकि विस्थापन समीकरण बताया गया है, विस्थापन समीकरण y इक्वल्स टू होता है ये साइन ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहे या साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई अपान ए, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर मान रख दिया जाए तो u इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, या u इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसमें स्क्वायर का वर्गमूल बाहर, तो ये इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें u मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। इसमें यदि हम दो कंडीशन आएगी, यदि y इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ध्यान देना है
इसमें जो कण का विस्थापन में जो n का विस्थापन था y का मान जब 0 करेंगे तो n माध्य स्थिति में होगा, और माध्य स्थिति में होगा तो देखा जाए उसका वेग कितना होता है। यदि y इक्वल टू 0 तब u इक्वल्स टू होगा a ओमेगा, मतलब मैक्सिमम अधिकतम, u मैक्सिमम, ये होगा अधिकतम। सरल आवर्त गति में वेग मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, तभी ये n नीचे की ओर आएगा। यदि हम दूसरे नंबर पर लेते हैं, यदि y इक्वल टू l कर दिया जाए, मतलब y विस्थापन मैक्सिमम हो जाए आयाम के बराबर, तो y इक्वल टू जब मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, तब वेग u इक्वल टू 0, क्योंकि y का मान जब लिखेंगे a तो यहाँ ये स्क्वायर में y के स्थान पर ये लिखेंगे, तो ये भी ये स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा 0। ध्यान देना इसमें, माध्य स्थिति में कण का जो वेग होता है वह अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और अधिकतम विस्थापन की स्थिति जब आती है तो वहां उसका वेग न्यूनतम 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे कण ये ऊपर चल रहा था वैसे वैसे प्रक्षेप n की गति ऊपर जा रही थी। जब B पर कण पहुंचा तो n भी वहीं पहुंच गया और वहां उसका वेग हो गया 0। जैसे ही कण आगे बढ़ेगा तो फिर वेग का परिमाण 0 से बढ़ेगा, विपरीत दिशा में बढ़ेगा, और वेग की दिशा उलटकर नीचे की ओर हो जाएगी। फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, फिर धीरे धीरे अधिकतम विस्थापन की स्थिति में न्यूनतम 0 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सरल आवर्त गति में वेग के लिए समीकरण हुआ, वेग समीकरण u इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t हुआ वेग समीकरण, और ये है फार्मूला। तो वेग समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे, और इसमें तो अधिकतम और न्यूनतम हम वेग दिखा रहे हैं, क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं यदि सरल आवर्त गति में वेग का कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। तो अब इसमें देखना है स्मॉल जो t है टाइम समय क्षण, u वेग है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, संबंध बताया गया u इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा t। इसमें ओमेगा कोणीय वेग है जो कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड भी नियत होगा, लेकिन समय t का मान हमेशा बदलता रहेगा, जिसके कारण कण का वेग भी चेंज होता रहेगा, कभी 0 कभी अधिकतम होता रहेगा, जिसको अभी हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें देखना है सरल आवर्त गति में वेग और समय के बीच ग्राफिक देखेंगे, और अभी हम एक वैकल्पिक विधि बताएंगे, 1-2 लाइन में सिद्ध करेंगे इसको। तो ध्यान देना है सरल आवर्त गति में समय और वेग ग्राफ। सरल आवर्त गति में वेग समय ग्राफ ध्यान देना। सरल आवर्त गति में वेग सरल आवर्त गति में ठीक है, सरल आवर्त गति में वेग समय ग्राफ, सरल आवर्त गति में वेग समय ग्राफ।